नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा में आज हम लोग क्या पढ़ते हैं वो एक एक स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को डील करते हैं। ऊर्जा ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी। देखिए ये क्या है, ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता यानी कोई भी फैक्टर जो भी हमारा वर्क कर रहा हो, चाहे वो आइदर मशीन हो, मशीन के भी कार्य करने की अपनी क्षमता होती है, हर एक मशीन की क्षमता होती है। व्यक्ति की भी होती है, हर व्यक्ति की भी क्षमताएं अलग अलग होती है, पशु की भी होती है। जनरली अभी तक हम लोग तीन चीजों से काम लेते हैं, मशीन से, व्यक्ति से और पशु से। तो इन फैक्टर्स के जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऊर्जा का मापते कैसे हैं ऊर्जा को। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा को अगर हम सदिश और अदिश राशि के हिसाब से बांट के पढ़ें तो ऊर्जा आता है अदिश राशि में। ऊर्जा किस राशि में आता है? अदिश राशि में। हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि को हम लोग दो वर्गों में विभक्त कर लेते हैं। भौतिक राशि को हम लोग दो वर्गों में विभक्त करते हैं। तो एक आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी और एक आता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। एक क्या होता है? हमारा स्केलर होता है। अब वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर को बोलते हैं हिंदी में सदिश, यानी इसमें दिशा के साथ परिमाण दोनों होता है। यानी इसमें होता है दिशा प्लस परिमाण। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी में सदिश राशि। स्केलर में क्या होता है? स्केलर को बोलते हैं अदिश। अदिश यानी इसमें बिना दिशा के केवल परिमाण होता है। इसमें इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसीलिए हम लोग हर एक भौतिक राशि को देखते हैं कि वो वेक्टर है या स्केलर है। तो ऊर्जा इसमें क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है वो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है और क्षमता को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, आई होप कि इस स्लाइड में जो भी था आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी तो बहुत सारे हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स कवर किए गए, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, जो मशीन द्वारा जो ऊर्जा है वो मैकेनिकल एनर्जी में आता है। केमिकल एनर्जी जो रासायनिक संक्रियाओं से या केमिकल रिएक्शन से जो भी अभिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे केमिकल एनर्जी में कैटेगराइज करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर और थर्मल एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के जनरली दो टाइप होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा क्या है? तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये है कि जब कोई वस्तु गतिशील है और उस गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जैसे चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। चलती हुई गोली, जब बंदूक से हम लोग फायर कर देते हैं और जितनी देर तक गोली हवा में चल रही होती है उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? गतिज ऊर्जा। अगर किसी पत्थर को ऊंचाई से गिराया जाए तो गिरते समय उस पत्थर में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। यानी गति के कारण जो भी ऊर्जा संचित होती है और उस ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो गति के कारण उस वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता हो जाती है, उस क्षमता को हम लोग गतिज ऊर्जा से व्यक्त करते हैं। अब बात करें कि गतिज ऊर्जा की माप कैसे की जाती है, तो उसका परिणाम से की जाती है जो वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था तक ले जाने में किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई पानी की टंकी है और इसे छत पे पानी की टंकी को भर करके रखा गया है। ठीक है। अब इस टंकी के नीचे हम लोग क्या लगा रखे हुए हैं? नल। नल लगा रखे हैं, ये इस नल से पानी आता है। अब सपोज कीजिए कि जैसे ही इस नल को हम ओपन करते हैं तो ये क्या है, यहाँ जो भी टंकी में ये जो ऊर्जा संचित है इस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे इस ऊंचाई पर। लेकिन जैसे ही टंकी का नॉब, ये नल का नॉब ऑन कर लेते हैं तो ये पानी क्या होता है? ये गति कर में आ जाता है और गति में आने के बाद नीचे की तरफ आता है। तो ये विरामावस्था है। यहाँ पर पानी किस अवस्था में था? यहाँ पर पानी था विरामावस्था में। लेकिन जैसे ही इस नल को हमने शुरू कर दिया तो ये पानी इस विरामावस्था से क्या हो गया? गति की अवस्था में आ गई।
तो गतिज ऊर्जा की माप कैसे करते हैं? उस परिणाम से करते हैं जो वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने में किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे एक और चीज हम समझ लें कि जैसे कोई गाड़ी है, वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट है पर गाड़ी अभी रुकी हुई है, ठीक है ना। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, गाड़ी रुकी हुई। जैसे ही गाड़ी के इंजन पर हम लोग थ्रस्ट लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो गाड़ी क्या होता है, चल पड़ता है। चल पड़ने के दौरान तो वो विरामावस्था से रेस्ट मोड से जो गति के मोड में जो लाते हैं, इस मोड में जो भी कार्य की जाती है उसके परिणाम से हम लोग गतिज ऊर्जा की माप करते हैं। अब गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m और उसकी चाल अथवा वेग v के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी का माप कैसे करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले मास होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कैलकुलेट करेंगे, और उसका वेलोसिटी कितना है वो भी देखते हैं। मास और वेलोसिटी अगर पता चल गया है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है। देखिए, चलते वाहन की ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करते हुए दोलक की ऊर्जा, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला पूछे जाने वाला जो गतिज ऊर्जा से प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जाता है। यदि पिंड का, जैसे देखिए सिंपली क्या है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अब अगर हम बात करें कि इस मास को हम लोग आधा कर दें, तो मास को जैसे ही आधा करेंगे तो हमारा नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये नया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 आ गया। पहले वाला कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये पहले वाला का कितना हो गया, आधा एम वी स्क्वायर। मतलब जैसे अगर हम मास को आधा करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा। ठीक है। जैसे द्रव्यमान को अगर आधा करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा। अब देखते हैं कि द्रव्यमान को अगर हम लोग दो गुना कर देते हैं, एम को अगर हम लोग कर देते हैं 2m, तो फिर वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में हमारा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर का दोगुना हो जाएगा, है ना। तो अब पुराना हमारा हाफ एम वी स्क्वायर था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर बात करें कि वेलोसिटी को अगर हम दोगुना कर दें, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला होता है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इस वी स्क्वायर की जगह, इस वी की जगह हम 2 भी कर दें, अगर हमारा जो है वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 भी का स्क्वायर बनेगा। ये हाफ एम वी स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो अगर हम वेलोसिटी को दोगुना कर देते हैं, वेलोसिटी को दोगुना करते हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जा रहा है, 4 गुना। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को आधा करते हैं, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का बन जाएगा 1/4। ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस टॉपिक को समझ के इसे डील कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हम लोग अब देख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हमने पढ़ लिया है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, जब कोई भी वस्तु जो वो किसी स्थिति में है, जिस स्टेज में है, और उस स्टेज के कारण, उस स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित है, तो उसे, उस पिंड की हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी ऊंचाई पर रखे पत्थर में, किसी ऊंचाई पर, जैसे मान लो ये छत है, ये छत है और इस पर एक पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर में, तो इस पत्थर में इस समय रखा हुआ है, विराम की अवस्था में है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित है, स्थितिज ऊर्जा संचित है। इसी तरह से अगर एक ऊंचाई पे टंकी में हम पानी रख दें भर करके, जैसे छत पे जनरली क्या होता है कि पानी की टंकी होती है, अगर उस पानी की टंकी को हम लोग केवल भर के छोड़ दिए हैं तो पानी उस समय विराम अवस्था में है, तो उसमें भी ऊर्जा संचित है वो, और वो ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी विराम के कारण या अपनी स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब अगर देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ये एम द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान क्या है इस ऑब्जेक्ट का, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इसका मास हमारा एम है, स्मॉल एम। और अगर हम इसे एच हाइट पे ले जा रहे हैं, तो एच हाइट पर ले जाने में हमारा वर्क कितना हो रहा है, वर्क हमारा हो रहा है एम इंटू जी के बराबर। क्यों होगा, तो देखिए हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम फोर्स निकालते हैं तो वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करें तो हमारा फोर्स कितना होता है, एम इंटू जी होता है।
तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वही वर्क का भी फॉर्मूला होता है, तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा क्या हो गया, mg। अब अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी इसमें, चूंकि क्या हो रहा है कि एच हाइट पे ले जा करके इसे एच हाइट तक ले जाया जाता है, तो एच हाइट के अगेंस्ट तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो टोटल हमारा वर्क कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का जो एनर्जी है वो पीई या फिर यू, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं एम जी एच से। आई बात समझ में? जैसे देखिए, किसी पिंड को एच ऊंचाई पर ले जाने पर क्या होता है, गुरुत्व बल के विरोध में काम करना पड़ता है, और यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। ये जो W बराबर एम जी हमने लिखा था, ये दरअसल क्या था, ये यहाँ पे अगर वर्क डन अगर हम लोग काउंट करें, W इक्वल टू एम जी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते जाएंगे उस हाइट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता जाएगा, हमारा एनर्जी इसमें बढ़ता जाएगा। तो हमारा जितना हाइट होगा उतना ज़्यादा एनर्जी इसमें बढ़ते चला जाएगा। जैसे ही हम एच हाइट पे अगर हम लोग वर्क ये एनर्जी काउंट करते हैं कि इसमें एनर्जी कितना आया, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, क्योंकि एच हाइट तक हमने इसे उठाया था, तो एम जी इंटू एच कर देते हैं। एच हाइट तक उठाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड। तो अगला स्लाइड है हमारा कि स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं कौन कौन सी होती है। हम कैसे समझेंगे कि किसमें स्थितिज ऊर्जा है? तो जैसे ही किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। विरामावस्था में है जैसे, तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर के टुकड़े, मान लो छत पे कोई पत्थर का टुकड़ा डाल के रखे हैं, तो उस पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा संचित है। धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित ऊर्जा, धनुष की डोरी जैसे खींच के रखे हुए हैं, है ना, उसमें तीर चढ़ा करके, तो उस समय जो एनर्जी धनुष की डोरी में जो संचित है वो है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा के कुछ प्रमुख प्रकार भी होते हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, धनुष की कमान खींच करके और उसको रखे हुआ था, उस समय वो धनुष की कमान को हमने प्रत्यास्थ कर दिया था, और उसमें जो ऊर्जा से है वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हमारा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है क्योंकि ये संचित ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा क्या है, क्रियाशील होती है, संचित नहीं होती है, ये फंक्शनिंग मोड में होता है। ऊंचाई में जैसे जैसे परिवर्तन होगा स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। वेग में, गतिज ऊर्जा में क्या होता है, ऊंचाई से मतलब नहीं है, ये डिसाइड होता है हाफ, ये इसका एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अगर वेलोसिटी घटता जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी घटती जाएगी। ठीक है। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये होता है एम जी एच। तो इसमें हाइट डिसाइडर फैक्टर है, हाइट अगर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा, जबकि गतिज ऊर्जा में डिसाइडर क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, वेलोसिटी के घटने से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू घटेगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट से डिपेंड होता है। यह संचित ऊर्जा है इसीलिए यह क्रियाशील नहीं होती, जब गतिज ऊर्जा संचित नहीं, ये फंक्शनिंग एनर्जी है। ये एक्चुअली वो एनर्जी है जो कार्य कर रही होती है, ठीक है ना, जबकि स्थितिज ऊर्जा में कार्य नहीं हो रहा होता है, वो स्थिर होती है, इसीलिए इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगले स्लाइड को देखते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझेंगे। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का यह बहुत ही फेमस रूल क्या है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसका एक दूसरे से, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी बल्ब में, तो ये बल्ब क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। ये लाइट प्लस हीट एनर्जी में चेंज करता है। तो ये दरअसल क्या होता है ना कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बस ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। देखिए, और ऊर्जा संरक्षण के इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि एक क्लोज सिस्टम में, एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ऊर्जा खत्म भी नहीं हो सकती ना उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। किसी भी पिंड में, किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों को जोड़ने पर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एनर्जी अगर हमको काउंट करना है, तो मान लो किसी मशीन का मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। तो ये हमारा है शक्ति। शक्ति मतलब पावर। शक्ति मतलब पावर। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि वर्क क्या होता है। तो वर्क इक्वल टू कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। और अगर बल और विस्थापन के बीच में थीटा कोण बन रहा होगा, तो वहां पर हम लोग बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा कर देते हैं, उस कोण को कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वर्क हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा होता है, तो W इक्वल टू mg होता है। ठीक है। ऊर्जा को हमने देखा कि ऊर्जा क्या है, तो वो कार्य करने की क्षमता है, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो ऊर्जा भी दो तरह का हमने देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारा हो जाता है mgh, और वही अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें तो ये हो जाता है हमारा हाफ mv²। अब आगे हम लोग देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या है, तो किसी भी कारक, मशीन, व्यक्ति या पशु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई भी कारक, कोई भी फैक्टर, चाहे वो मशीन हो, व्यक्ति हो या पशु हो, उसके कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे शक्ति को कैपिटल P से भी सूचित करते हैं। शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा के रूप में भी काउंट किया जाता है। प्रति इकाई कितना काउंट, तो जैसे देखिए हमारा जो पावर होता है वो होता है W/T के, यानी जो वर्क डन हुआ, जो कार्य हुआ, और कार्य कितने समय में हुआ, कितने समय में हुआ, इसलिए बोलते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कितने समय में कितना कार्य हुआ, उससे हम लोग शक्ति का निर्धारण करते हैं। जैसे विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति इत्यादि। देखिए शक्ति का मापन कैसे होता है, किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा की गई कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर जो हमारा भागफल आता है, वो उस व्यक्ति या यंत्र की शक्ति कहलाता है। जैसे P इक्वल टू हमने क्या देखा था, W/T। P इक्वल टू हमने क्या देखा था, कार्य अथवा ऊर्जा बट्टे समय। ये हमारा होता है P यानी शक्ति बराबर, जहाँ P क्या होता है, शक्ति, W किया गया कार्य, वर्क डन, और T होता है टाइम। शक्ति क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। देख लीजिए अगर हम लोग वर्क को काउंट करेंगे जूल में, तो ये 1 जूल/1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई हो जाएगी, शक्ति की इकाई 1 जूल/सेकेंड, 1 जूल/सेकेंड। और 1 जूल/सेकेंड, 1 जूल/1 सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं 1 वाट। ठीक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और 1 जूल/1 सेकेंड को हम लोग कहते हैं 1 वाट। ठीक है। अगर किसी कार्य में 1 जूल, ये 1 जूल कार्य हो रहा है 1 सेकेंड में, तो हमारा कितना शक्ति उस चीज का निर्धारण करेंगे। कोई भी मशीन है अगर वो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन कर ले रही है, तो उसकी क्षमता होगी 1 वाट। ठीक है। अगर कोई मशीन या कोई भी फैक्टर, कोई व्यक्ति या फिर कोई पशु अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन कर ले रहा है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 1 वाट की होगी। ठीक है। तो हमने इस तरह से 2 वीडियोस में कार्य, शक्ति और ऊर्जा को कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।